हेलो बच्चों, मैं आमिर जी इधर। हम लोग स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अपना लास्ट टॉपिक था सेल्फ इंडक्टेंस, और सेल्फ इंडक्टेंस में हमने क्या क्या सीख लिया था उसके बारे में हम लोग बात करेंगे पहले। फिर इसके बाद आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, वो है अपना एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। कि भाई अगर इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस हमने सीखा है तो एक डिवाइस बना इंडक्टर, और उस इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होती है उस एनर्जी के बारे में हम लोग डील करने वाले हैं। क्या था ये सेल्फ इंडक्टेंस, एक बार मैं आपको बता दूं। जैसे मान लीजिए मेरे पास ये एक कॉइल है और इस कॉइल में मैंने बैटरी लगा के करंट फ्लो कराया। जैसे ही करंट फ्लो कराया तो इसके अंदर क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड बनी। इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनी तो वो मैग्नेटिक फील्ड को इस खुद कॉइल ने फील किया, उससे फ्लक्स बनाया और उस फ्लक्स से एक अपोजिट ईएमएफ इंड्यूस कर लिया खुद के अंदर ही। तो खुद के अंदर की इसलिए क्या, सेल्फ इंडक्शन, राइट। तो उसके लिए फॉर्मुलेज आए थे क्या क्या, कि भाई फाई बी दैट फ्लक्स इज इक्वल टू एल इंटू आई, वेयर एल इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, and then the formula of L in terms of geometry, L का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, L is equal to mu naught n square A into L, एरिया एंड लेंथ उस इंडक्टर की, उस कोइल की। एंड EMF का फॉर्मूला पढ़ा था हमने, दैट EMF E is equal to L di by dt। ये तीन फॉर्मूले हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे, राइट। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि उसमें एनर्जी स्टोर कितनी होती है। एनर्जी स्टोर होने से पहले मैं आपको बता दूं कि उसमें एनर्जी स्टोर क्यों हो, क्या कहानी है एनर्जी स्टोर होने की। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक इंडक्टर है और यहां पर इंडक्टर से एक बैटरी कनेक्टेड है, ऐसे स्विच लगा हुआ है यहां पे। तो ये जो बैटरी कनेक्टेड है इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव नेगेटिव, और यहां से इसमें से करंट फ्लो हो रहा है आई। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। अब यहां से तब करंट फ्लो हुआ आई, तो उस आई करंट के फ्लो होने से इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो गया होगा, और ये जो इसमें मैग्नेटिक फील्ड बना होगा, उस मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान दे, उस मैग्नेटिक फील्ड की चर्चा करते हुए हमने सीखा था कि कैसे फ्लक्स इंड्यूस होता है और किस तरीके से हम लोग एल सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला बनाया करते हैं। लेकिन जैसे ही मैं यहां से स्विच को ऑन करूंगा, स्विच को ऑन करने से ही यहां पर इलेक्ट्रॉन इधर चलना स्टार्ट होंगे, यानी कि चार्जेस का फ्लो होगा, तभी तो करंट आया। तो वो जो चार्जेस फ्लो हुए, उन चार्जेस को फ्लो कराने में, मूव कराने में कुछ वर्क हुआ, कुछ काम हुआ, उनपे फोर्स लगा, यहां से ईएमएफ पैदा हुआ, उसने इस पे फोर्स मारा, धक्का लगाया, जिसकी वजह से वो आगे बढ़े, तभी उसमें करंट आया। तो वो आगे बढ़े तो वर्क डन हुआ। अब वो जो वर्क डन हुआ, वो वर्क डन एनर्जी की फॉर्म में इसके अंदर स्टोर हो जाता है। लेकिन वो वर्क डन कितना हुआ पहले उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। वर्क डन, या मैं बोलूं W इज इक्वल टू Q इंटू वी, ये तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है, सबको पता है। वर्क डन का फॉर्मूला अगर Q इंटू वी है, और हमें यहां पर चार्ज की नहीं करंट की जरूरत है, क्योंकि करंट की टर्म्स में हम बात करते हैं। तो करंट की टर्म्स में बात करते हैं तो मुझे इसको I के टर्म्स में चेंज करना, तो क्या करना पड़ेगा, टाइम के साथ रिलेशन लेना पड़ेगा। W इज इक्वल टू Q बाय टी इंटू वी और इंटू टी, क्योंकि T से डिवाइड T से मल्टीप्लाई करना पड़ा। भले इस V को मैं E कर सकता हूं, यहां पे EMF लिख सकता हूं, राइट, क्योंकि हम इसको वोल्टेज को EMF की फॉर्म में डिस्कस कर रहे हैं अभी। आपको मालूम होगा इस E और V में क्या डिफरेंस है, मैंने आपको सिखाया हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी तब पढ़ाया था। तो Q अपॉन टी इंटू टी में यहां से देखा हमने, तो ये क्या बन गया आपका I, EMF ऐसे रहा, और ये आपका T और ये आपका वर्क डन। क्या हर बार ये वैल्यूज कांस्टेंट है, तो आंसर है करंट की वैल्यू फिक्स नहीं है, ये टाइम के साथ चेंज होती है। पहले करंट नहीं था, फिर फ्लो होना स्टार्ट हुआ, फिर बढ़ा, अपोज किया। इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि एक छोटा सा वर्क डन हुआ होगा, एंड दैट छोटा सा वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, आई, मुझे लिखना चाहिए इसको ई आई, और छोटे से टाइम के लिए हमने क्या मान लिया कि करंट क्या है, फिक्स है। छोटे से टाइम dt के लिए करंट को मैंने फिक्स कर लिया। तो दैट इज dw इज इक्वल टू ई EMF इंटू आई इंटू डी टी। इंटीग्रेट कर दे अगर हम दोनों तरफ, तो उस इंटीग्रेशन में देखेंगे तो यहां से ये क्या हो गया, वर्क डन, और इस EMF के फॉर्मूले की बात करूं मैं तो क्या है, L di बाई डी टी। यहां पे वैल्यू पुट कर दी मैंने, L di बाई डी टी इंटू आई एंड इंटू डी टी। आई की वैल्यू और E की वैल्यू मैंने वहां से पुट की है, तो dt से dt कट गया, यहां पे वर्क डन फॉर्मूला आया, वर्क डन इज इक्वल टू व्हाट, L तो कांस्टेंट है, अंदर बचा क्या, I इंटू डी आई। ठीक बात है, I बचा और यहां से di बचा। अब इसको अगर हम लोग इंटीग्रेट कर लें तो इसके इंटीग्रेशन से क्या हो जाएगा, देखो, वर्क डन इज इक्वल टू L, I का इंटीग्रेशन क्या, I स्क्वायर मीन्स
हाफ एल आई स्क्वायर, ये इसका वर्क डन हुआ। और ये जो वर्क डन है, ये वर्क डन ही एज अ पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाता है। दिस वर्क डन स्टोर इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन इंडक्टर। इंडक्टर बच्चों इस कॉइल को कहते हैं। इंडक्टर इस कॉइल कहते हैं। अच्छा, हम इंडक्टर की शायद मैंने यूनिट नहीं बताई कि आपको, तो इस इंडक्टर की यूनिट होती है, इस एल की बेसिकली जो यूनिट होती है वो इसकी यूनिट होती है हेनरी। एच से रिप्रेजेंट करते हैं हम उसको। हेनरी बाबा थे कोई, उन्होंने बड़ी मेहनत की इसको बनाने में। तो ये वर्क डन बेसिकली जो है वो किसकी टर्म्स में स्टोर हो जाता है, इसमें पोटेंशियल एनर्जी के टर्म्स में स्टोर हो जाता है। अब हम इसको एनर्जी लिख सकते हैं। तो हमारे यहां पर एक नया फॉर्मूला ऐड होने जा रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर U इज इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर, राइट। ये देखो एनर्जी में आपको अब समझ आ रहा होगा, एनर्जी में ये हाफ हाफ का फंडा है। पहले भी हमने सीखा था इसको, तब कैपेसिटर पढ़ रहे थे या और दूसरे टॉपिक हमने पढ़े थे। तो यहां तक की कहानी आप इसमें चिपका दें, लिख लें, फिर मैं इसका कंपैरिजन करूंगा रेजिस्टर कैपेसिटर के साथ, और इसके बाद हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। पहले आप इसे लिख लीजिएगा पॉज करके। अच्छा, तो अगर आपने लिख लिया तो अब मैं कहानी पर आगे आता हूं। बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात, कि ये जो इंडक्टर है, इस इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है, वो बात ठीक है, इतनी होती है। बट वो एनर्जी कहाँ स्टोर होती है, इसके बारे में हमें बात करनी चाहिए। कितनी स्टोर होती है पता लग गया, कहाँ स्टोर होती है उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर मैं बात करूं कि अगर कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रिक सर्किट, मोबाइल फोन, कैमरा, रेफ्रिजरेटर, कोई भी आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ले लीजिए, उसके अंदर जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर। ये वाला पार्ट जो अब मैंने आपको पढ़ाया, इंडक्टर वाली बात मैंने आपसे की। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं आपसे, तो रजिस्टर में जो एनर्जी स्टोर होती है या एनर्जी कंज्यूम होती है, तो बेसिकली एनर्जी इन रजिस्टर मुझे लिखना चाहिए उसको, वो कितनी होती है, तो वो होती है आई स्क्वायर आर, यानी कि आर आई स्क्वायर। यहां पे आर क्या है, रजिस्टर की रेजिस्टेंस, ऑलराइट। एनर्जी इन कैपेसिटर की बात करूंगा मैं तो क्या, अब आपको याद आ गया होगा, हाफ सी वी स्क्वायर। और एनर्जी इन इंडक्टर की बात करूंगा, इसे एल से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। ये रहा, देखो सेम चीजें हैं, रजिस्टर में आर तो कांस्टेंट, साथ साथ कैपेसिटर में सी और इंडक्टर में एल, उसके साथ आई स्क्वायर, वी स्क्वायर, आई स्क्वायर। यहाँ पे करंट की बात होती है, इसमें ईएमएफ की बात होती है, इसमें भी करंट की बात होती है। हाफ हाफ यहाँ पे क्यों आया है, लोचा हुआ, वेट, हाँ, तो ये हाफ हाफ की कहानी मैं आपको बताऊंगा कि हाफ हाफ क्यों आते हैं और इसमें क्यों नहीं आया। बेसिकली वही है कि वो एनर्जी उसमें स्टोर हो जाती है, किसी में हीट की फॉर्म में रेडिएट हो जाती है, वो कहानी है। खैर, तो इसमें हमें अब मेन मकसद हमारा ये पढ़ना है कि एनर्जी स्टोर कहाँ होती है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर व्हाट, इन मैग्नेटिक फील्ड। एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर in terms of मैग्नेटिक फील्ड। अच्छा, कैपेसिटर की बात करूं मैं, तो कैपेसिटर में कहां होती थी, तो कैपेसिटर में होती थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना। उसके लिए आपको क्या निकाला था आपने, एनर्जी डेंसिटी। तो मैं यहां पर भी क्या निकालनी है, एनर्जी डेंसिटी, दैट मींस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, जिसको हम रिप्रेजेंट किया करते हैं स्मॉल यू से। स्मॉल यू इज व्हाट, एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। और ये जो एनर्जी डेंसिटी है, दैट एनर्जी डेंसिटी इज व्हाट, बेसिकली एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। कहने की बात यह कि एनर्जी कितनी है इसकी, U, और वॉल्यूम को हमने इस तरीके से ऐसे रिप्रेजेंट किया था। सेम कंडीशन हम लोग पढ़ चुके हैं कैपेसिटर में, ऐसे यही बातें हमने पढ़ी थी। अब यहां पर जस्ट आपको वैल्यूज पुट करनी है और इसको सॉल्व कर लेना और काम खत्म, बन गई बातें। तो दैट U इज इक्वल टू व्हाट, एनर्जी, एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ एल आई स्क्वायर। तो एल का फॉर्मूला डायरेक्ट पुट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें एल के टर्म्स में, ध्यान सुनना, एल को इन टर्म्स ऑफ ज्योमेट्री रखना है, क्योंकि हमें तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम की बात करनी है। तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म की वैल्यू आनी चाहिए एल की। तो एल की ज्योमेट्रिकल फॉर्म की वैल्यूज कौन कौन है, म्यू नॉट एन स्क्वायर एल।
पहले एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे लिखेंगे, तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा, हाफ एल आई स्क्वायर। मैं डायरेक्ट एल की वैल्यू पुट कर रहा हूं वहां पे, तो एल की वैल्यू मैंने यहां से पुट की क्या, म्यू नॉट एन स्क्वायर ए इंटू एल, राइट। अब यहाँ पे करंट की वैल्यू की बात करूंगा तो करंट की वैल्यू मैंने यूज करनी है। करंट की वैल्यू कौन सी यूज करनी है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आता हो, तो एक सिंपल सा इसका फॉर्मूला होता था कि इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो आता है वो आता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। दैट मीन्स यहां से करंट की वैल्यू क्या आएगी, तो दैट करंट इज इक्वल टू B अपॉन म्यू नॉट एन। अब ये करंट की वैल्यू यहां पर क्या पुट करूंगा मैं, B अपॉन म्यू नॉट एन, तो करंट का स्क्वायर है बेसिकली, तो मुझे यहां पे क्या लिखना चाहिए, B स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर, म्यू नॉट स्क्वायर बेसिकली, इनटू एन स्क्वायर, दैट इज एनर्जी पर यूनिट। वॉल्यूम भी बाकी है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, मैं यहां पे लिख ही देता हूं, हाफ एल आई स्क्वायर अपॉन ए इंटू एल। ये हमें पुट करना है। यहां से मैंने एल की वैल्यू पुट कर ली, यहां से मैंने आई की वैल्यू पुट कर ली है उठा के। अब मुझे ए एल यहां पे लिखना है, तो मैंने यहां पर ए एल भी लिख दिया, ये लो ए एल। यहां से क्या क्या कैंसिल हो गया, ए एल से ए एल मारा गया, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर मारा गया, एक म्यू नॉट ने इसको मार दिया, बचा क्या हमारे पास, तो हमारे पास बचता है हाफ म्यू नॉट नीचे इंटू बी स्क्वायर। पता नहीं आपको दिखाई दिया है नहीं, शायद दिखाई देना चाहिए था, हाँ बहुत क्लियर। तो हाफ म्यू नॉट बी स्क्वायर, ये है इसका स्टोरेज। क्लियर है क्या, यहां पर ये जो U है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि एनर्जी डेंसिटी है, उसका फॉर्मूला हाफ कांस्टेंट है, म्यू नॉट बी कांस्टेंट है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एनर्जी कहां स्टोर होती है, मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है, इसलिए ओनली बी यहां पर आया, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो गई। तो ये पूरे का पूरा फंडा हमने डिस्कस किया कि किस तरीके से इंडक्टर के अंदर एनर्जी स्टोर होती है और वो एनर्जी कितनी स्टोर होती है। जैसे मैं आपसे फिर से एक बार बात करूं, तो ये जो एनर्जी इन केस ऑफ कैपेसिटर थी, वहां पर कैपेसिटर की जो एनर्जी डेंसिटी थी दैट U इज इक्वल टू व्हाट, हाफ, और इसके किस में स्टोर होती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड में, ई स्क्वायर, और साथ में यहां पे क्या, कांस्टेंट। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, इन केस ऑफ C यानी कि कैपेसिटर। ठीक है, अगर मैं इंडक्टर की बात करूं तो वहां पर क्या होगा, U इज इक्वल टू व्हाट, हाफ कांस्टेंट। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती थी इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होती है इसलिए मैग्नेटिक फील्ड वाला कांस्टेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड वाला कांस्टेंट और मैग्नेटिक फील्ड वाला कांस्टेंट दोनों क्या होते हैं, दूसरे के अपोजिट होते हैं। अगर ये यहां पर आया तो ये कहां आएगा, नीचे। तो इस तरीके से आप इनको समझ सकते हैं, याद रख सकते हैं, हाफ हाफ, कांस्टेंट कांस्टेंट, ई स्क्वायर बी स्क्वायर। क्लियर है। तो एनर्जी, फिर से एनर्जी इंडक्टर में कितनी स्टोर होती है, कहां स्टोर होती है, कैसे स्टोर होती है, किस फॉर्म में स्टोर होती है, सारी की सारी बातें हमने डिस्कस की इस पूरे के पूरे पार्ट में। तो ये अपना एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर खत्म हुआ। सेम चीजें कि किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं, कैसे रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर एक साथ सर्किट में यूज किए जाते हैं, ये पूरी कहानी हम लोग सीखेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है इस आगे की चीज, राइट। तो प्लीज आप लोग इनको लिखते भी रहिएगा, समझते रहिएगा। कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है आप मुझे लिखिएगा। अब आपको कंटिन्यूअसली इस पे लेक्चर्स, वीडियोस मिलती रहेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इससे आगे की कहानी सीखेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। थैंक यू।